जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 26 पेपर है वो कंप्लीट कर लिए हैं, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 30 अगस्त 2022 को जो तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। पहला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से हो सकता है, तो वो त्वचा कैंसर हो सकता है। पराबैंगनी किरणों के ज़्यादा संपर्क में रहने पर त्वचा कैंसर हो जाएगा, यानी एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे पीएच में पी जर्मन भाषा के पोटेंस को निरूपित करता है और जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। एकदम सही बात है। पीएच में जो पी है वो जर्मन भाषा के पोटेंस को निरूपित करता है और जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। पीएच पैमाना यानी स्केल पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं, ये गलत है। 0 से 14 तक, कितना, 0 से 14 तक, जिसमें 0 से 7 तक 7 पे न्यूटन होता है। 7 से कम तो वो अम्ल के रूप में आ जाएगा और 7 से अधिक है वो क्षार को डिनोट करेगा। इट्स ओके। तो यहाँ पे कथन पहला है वो सत्य हो जाएगा और सेकंड है वो असत्य हो जाएगा। भी आगे चलते भी, नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है, तभी तो क्या है, घूर्णन जारी रहता है, यानी एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भी यानी प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद में जो कुंडली की जो संगत भुजाओं में जो धारा है, धारा की दिशा है वो पलट जाती है, जिसके कारण है वो घूर्णन है वो जारी रहता है। ठीक है, तो ये एकदम सही है। और जो विभक्त वलय स्प्लिट रिंग, जो धारा को चेंज करने का कार्य कौन करता है, अभी स्प्लिट रिंग या फिर विभक्त वलय, ये है वो धारा को चेंज करने का कार्य करती है। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट है, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। एकदम सही है। कुंडली में जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा आपको ज्ञात करनी है, तो आप क्या करोगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करोगे और वहां से आप है वो कुंडली में जो धारा की दिशा है उसको ज्ञात कर सकते हैं। एकदम सही बात है। तो यहाँ पे दोनों सही है, ए और बी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन है, 30 वाट का एक उपकरण है, उसे 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है, तो उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे P बराबर क्या होता है, भी शक्ति बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है, VI होता है। आपको क्या ज्ञात क्या करना है, धारा ज्ञात करनी है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, फिर I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन में V हो जाएगा। भाई I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन में V हो जाएगा। अब P की वैल्यू कितनी है, 30 है, और यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो इसको 12 दुए 24 बच गया 6.60 हो गया, और 12 पंजे 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर आ जाएगा। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2.5 एम्पियर, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूँ भी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 8 है, प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या के नए समूह का औसत ज्ञात करो। अब देखो, अगर आपको जोड़ने का बोले, अगर आपको घटाने का बोले, अगर आपको भाग देने का बोले, अगर आपको गुणा करने का बोले, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस जो औसत है उसका जो औसत निकल के आया है उस औसत के साथ ही कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित करना है, तो इस औसत को ही 2 से विभाजित कर दो, तो यहाँ पे 4 नया औसत क्या आ जाएगा, 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगर यहाँ पे जोड़ने का बोले भी प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दे तो क्या है, औसत में ही आप 2 जोड़ दो तो आपका नया औसत आ जाएगा। अगर ये बोलता है भाई प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, तो वही प्रक्रिया है वो आप औसत के साथ कर दीजिएगा और आपका नया औसत है वो आपके पास आ जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऑक्सीशोषण के लिए की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीशोषण के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी भी, और अनॉक्सीशोषण के लिए आपको क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीशोषण है, ऑक्सीशोषण के लिए आपको क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं भी नेक्स्ट देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है, यह आपको यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है। तो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एकदम सही बात है भी, वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एकदम सही बात है। देन 4 नंबर देखो भी, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है वो संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें भी क्या है, वर्गों के अनुपात के बराबर है, इसमें भी क्या है, वर्गों के अनुपात के बराबर है, और इसमें भी क्या है, वर्गों के अनुपात के बराबर है। एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है वो बराबर होता है संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों के अनुपात के बराबर होता है। संगत खंडों के अनुपात के बराबर नहीं होता, संगत खंडों के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊं तो देखो, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया अभी, ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये है ए, ये बी और ये सी हो गया, और इसको समद्विभाजित करेगा इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से यहाँ पे समद्विभाजित करेगा, और इसको इस प्रकार से समद्विभाजित करेगा, और एक ये हो गया डी और ये हो गया ई। इसी प्रकार से दूसरा एक समरूप त्रिभुज और बना लेते हैं अपन, ये बना लिया, और इसमें ये हो गया, और इसको ये समद्विभाजित करेगा और इसको ये समद्विभाजित करेगा। ठीक है, और ये P, ये Q और ये R, तो यहाँ पे S हो गया और यहाँ पे T हो गया। अब देखो, अब इसने कहा क्या है, इसने कहा है भी 2 समरूप त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुज यानी A, B और C, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका भी क्या है, क्षेत्रफल बराबर किसके होता है भी, इसका क्षेत्रफल यानी ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल है, इसका जो अनुपात है, क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, यानी यहाँ पे क्या है, ये भुजा उठाओगे आप 20E, यानी BE अपॉन में, BE अपॉन में, तो ये आपको ये उठानी पड़ेगी QS, क्या उठाना पड़ेगा, QS, इसका स्क्वायर, यानी BE की स्क्वायर और QS का स्क्वायर, और उसके बाद में आप इसी प्रकार से और भी उठा सकते हैं। यहाँ से ये जो माध्यिका है आपकी DE उठा लो आप, DC का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा आपका RT का स्क्वायर। इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है भी, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा भी, वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये नियम लगता है भी इसमें। लेकिन यहाँ पे इसने डायरेक्ट तीसरे में क्या बोला है, डायरेक्ट तीसरे में बोला है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों के अनुपात के बराबर होगा। ये यहाँ पे इसने डायरेक्ट बोला, लेकिन ये संगत खंडों के अनुपात के बराबर नहीं होगा, ये वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा भी। ठीक है, संगत खंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इट्स ओके, यहाँ पे बराबर का निशान लगा दो भी, इसके बीच में बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, इस प्रकार से। ठीक है, आगे जो भी लगाओगे आप वो बराबर हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने एक कार एक निश्चित दूरी की 1/3 दूरी को 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। कार ने 4 घंटे में
कितनी दूरी तय की, तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है भी, समय बराबर होता है दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। अब दूरी कितनी है, मैंने दूरी मान ली x है और इसका 1/3 यानी x बटा 3 कितना हो गया अभी x, और ये 3 है वो नीचे आ जाएगा अभी 3, और यहाँ पे x बटा 3 किलोमीटर है, 1/3 बोला है ना। टोटल दूरी मैंने मान ली x है, ठीक है, टोटल दूरी x मान ली, उसका 1/3 दूरी को 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कवर करता है, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पे दूसरी साइड में क्या है, शेष दूरी का तो देख लो भी x है, और इस x का x बटा 3 इसने यूज कर लिया, तो पीछे 3 इसका एलसीएम आ गया, और ये 3x माइनस में x बचा, कहने का मतलब 2x बटा 3 बच गया भाई। शेष कितना बचा, 2x अपॉन में 3, और यहाँ पे इंटू आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका समय आ गया, एक प्रकार से ये आपका क्या आ गया, समय आ गया। तो टोटल समय कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है। ये बोला है कार ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय की है, बराबर 4। तो यहाँ पे देखो भी 30 3 90 यानी x अपॉन में 90 प्लस में 2x अपॉन में 60 और बराबर में 4। यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया 180, और 90 2 180 यानी 2x प्लस में, और 60 3 2 6 यानी 6x, बराबर में कितना आ गया ये 4, और ये यहाँ पे क्या है, भाग में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 180 यहाँ पे गुणा में आ गया। अब 18 चौके 72 720 हो गया ये, बराबर में 6 2 8x, 8x बराबर कितना हो गया 720, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 निम 72 यानी x बराबर 90 आ गया। x बराबर कितना आ गया 90, और x हमने माना क्या था, टोटल दूरी माना था। तो यहाँ पे इसने यही बोला है भी एक कार निश्चित दूरी को, तो निश्चित दूरी में 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भाई, वो 90 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है भी नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है आपको। सभी तत्वों के समस्थानिकों ने मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती उत्पन्न की थी। एकदम सही बात है भी, मेंडलीफ है वो समस्थानिकों का स्थान है वो सुनिश्चित नहीं कर पाया था, यही उसकी एक कमजोरी थी भी, तो ये एकदम सही बात है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया, ये भी एकदम सही बात है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे भी। आवर्त सारणी में अभी तक है वो हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं मिला है, ठीक है, आवारा तत्व बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन को। आगे चलते हुए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू के बाईं ओर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है, क्यू के बाईं ओर केवल है वो पी बैठा है, क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है। टी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, टी और आर के बीच में 3 व्यक्ति है, ये लो 3 व्यक्ति बिठा दिए। क्यू और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, तो Q और R के बीच में 3 व्यक्ति है, 1 2 3 और यहाँ पे R आ गया, और फिर 1 2 3 यहाँ पे T आ गया। अब इसने आगे क्या बोला है, S R के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो S R के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो S कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भी। उसके बाद में इसने बोला है P किसी पंक्ति के एक सिरे पे बैठा है, तो यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। टोटल व्यक्ति कितने हैं 10 हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसने बोला भी बी के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण x² प्लस bx+ 9 बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल समान होंगे तो कंडीशन होती है b² - 4ac बराबर क्या होगा 0, ये कंडीशन होती है इसकी। b², b का मान क्या है, तो b का मान b है अभी, तो b की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4ac, 4 यहाँ पे क्या है, a का मान क्या है 1 है, और c का मान क्या है +9 है, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो ये b² - 36 हो गया बराबर 0। अब 36 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा √36, तो b बराबर कितना हो जाएगा अभी, रूट से बाहर निकाल लो तो 6, तो b का मान कितना आ गया 6, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखो। 13 नंबर क्वेश्चन है आदित्य बिंदु x से शुरू करके दक्षिण की ओर 30
मीटर चलता है। दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, ये लो चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, तो ये लो 20 मीटर चला दिया। उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा। फिर पुनः वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो ये लो दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अंत में वह एक अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा, तो एकदम इसके पास में आ जाएगा भाई। ये 40 मीटर चला है, टोटल ये कितना है, ये 30 है भाई, और 10 ये यहाँ पे चला है, तो एकदम इसके सीध में आ जाएगा और y पे पहुंच जाता है। x से शुरू हुआ और y पे पहुंच गया। बिंदु x है वो y से बताना है आपको, तो ये पूर्व दिशा में होगा और कितना दूरी पर होगा, ये टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है वो आपकी 40 है। ये कितनी है, 20 है, तो ये कितनी बची है, फिर 20 बची है, तो 20 पूर्व में, 20 मीटर और पूर्व में है। आगे देखो भी 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना की थी, तो वो संगीत के स्वरों से की थी भी, संगीत के स्वरों से की थी, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सारे गामा पादा निशा, इससे न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम की कंपैरिजन किया था भी, ठीक है। और न्यूलैंड के समय में यहाँ पे बताया जाता है भी लिथियम, और उसके बाद में लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेरिलियम, तो इसमें हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये इतने ही ये ट्रिपलेट दे रखे हैं भी इसमें अष्टक नियम के, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है जब एटीपी के टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 30.5 किलो जूल प्रति मोल के अंदर है वो इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। जब एक एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो ये गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो वो कावेरी नदी को कहते हैं भी, याद रखना। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आगे चलता हुआ नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संख्या है 26, 39, 71, 45 के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में आप व्यवस्थित कीजिएगा, 26, 39, 71 और 45। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 9। तो यहाँ पे कितने अंकों ने अपना स्थान चेंज नहीं किया, तो एक ने, जो कि तीन ने अपना स्थान चेंज नहीं किया, बाकी सभी ने अपना स्थान चेंज किया है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है, जो क्या है, तृतीयक नहीं है, तो संचार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, ये किसके अंतर आते हैं, ये थर्ड के अंदर आते हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंतर आते हैं, थर्ड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपका जो चीनी मिल है ये सेकंड के अंतर आता है, सेकंड यानी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है चीनी मिल। जो औद्योगिकरण है, औद्योगिक है और विनिर्माण उद्योग है, ठीक है, तो वो किस में आ जाते हैं, वो सेकंड में आ जाते हैं। कृषि है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है। जया है वो बिंदु ए से दक्षिण की ओर है, वो 349 मीटर चलती है। उसके बाद में वह बाएं मुड़ती है और 129 मीटर चलती है, 129 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़ती है और 349 चलती है, वापस वहीं पे आ जाती है भी 349 चलती है। और फिर वह दाएं मुड़ती है और 94 दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलती है, दाएं मुड़ेगी और 94 मीटर चलती है, बिंदु बी पर पहुंच जाती है, बिंदु बी पर पहुंच जाती है। बिंदु ए, ये यहाँ पे ए है अभी, बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, बिंदु बी से बताना है यहाँ से,
तो 94 ये हो गया और 129 ये हो गया, तो 129 में 94 आप ऐड करो, 94 ऐड करोगे, 9 और 4 13, 1 और यहाँ पे 11 और 12 और 223, यानी कितनी दूरी पर है, 223 मीटर की दूरी पे है। और किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा, 223 पश्चिम दिशा में, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब देखो भी 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे पहले 65, फिर 90, फिर 107, फिर 116, फिर 121 है। अब आगे बताना है क्या आएगा। इनके बीच में अंतर देखो भी कितने का आ रहा है, तो 5 में से 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 2 25 का। और अब देखो इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो 7 का और 1 17 का। अब देखो इसके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 16 में से 8 जाएगा, सॉरी 16 में से 7 जाएगा, 107 और 116 है, तो इसमें 9 का अंतर आ गया भी बीच में। उसके बाद में अब देखो इसके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, तो 16, 4 और 5 का अंतर आ रहा है, यानी कहने का मतलब अभी इसके बीच में कितने का अंतर है, 17, 3 और 8 का अंतर, 3 और 5 8 का। और उसके बाद में यहाँ पे 9 और 8 का अंतर आ गया, यहाँ पे 17 और 3 20 और 5 8, 20 का 8 का अंतर आ गया। और यहाँ पे कितने का अंतर है अभी इसके बीच में, देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 का अंतर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनके बीच में देखो भी कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, इनके बीच में 4 का अंतर है। तो अब इसके बीच में भी कितने का अंतर होगा, 4 का अंतर होगा, 4 का अंतर होगा। तो यहाँ पे 4 का अंतर रखने के लिए इसको 1 माइनस करना पड़ेगा भैया, 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 4 का अंतर होगा। तो यहाँ पे 121 में आप 1 ऐड करोगे, 121 में आप क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, तो यहाँ पे 122 आ जाएगा, फिर 122 आ जाएगा। देखो पहले 8 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 4 का अंतर, अब 4 का अंतर होगा, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब एक ऐड करेगा, यहाँ पे 1 ऐड करेगा, तो अभी क्या है, अंतर का अंतर निकाल रहा है, अभी ये अंतर का अंतर निकाल रहा है, तो 122 आ जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार और नगर निगम के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो वो नगर आयुक्त निभाता है, नगर आयुक्त यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण हैं, वो निर्धारित किए गए हैं, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वेतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पुरुष और महिलाओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 23 जून 1757 को क्या हुआ था, तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब का निर्णायक जीत हासिल की थी। तो बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी, वो प्लासी के युद्ध में की थी, और वो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो मूत्र में पानी की मात्रा है वो 95% होती है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें आपको बताना है कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। तो देख लो भी ई है वो एन से बड़ा है क्या, एन ये रहा, एन से जे बड़ा है, जे से एफ बड़ा है, और एफ के बराबर है ई। तो हम कह सकते हैं एन से ई बड़ी है, एन से ई बड़ा है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, ये मीटर में, जब आपको फोकस दूरी मीटर में दे रखी हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है P बराबर, P यानी पावर यानी शक्ति, 100 में क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अब यहाँ पे P और फोकस दूरी 40 है,
तो क्या करोगे 100 अपॉन में 40, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो और 5/2, तो यहाँ पे 5/2 से ये कितना हो जाएगा 2/5, यानी 5 में 2 का भाग दोगे तो 2/5 आ जाएगा। तो 2/5 सॉरी 5/2 में यानी 5 के अंदर है वो 2 का भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 डायफ्टर यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस याद रखना, उत्तल लेंस बहुत बार मैं बता चुका हूँ, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण इनमें कभी भी इनकी जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होती है और जो क्षमता है इसकी वो भी क्या आती है पॉजिटिव में आती है। बाकी जो बच गया उत्तल अवतल दर्पण और अवतल लेंस, उनकी जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव आती है और जो उसकी शक्ति है वो भी क्या आती है नेगेटिव में आती है। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये अपने को सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है और आपको यहाँ पे बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा। तो अपने पास में 11 है, उसके बाद में 20 है, फिर 23 है, फिर 44 है और उसके बाद में 47 है, फिर 92 है और फिर 95 है। अब देखो अब ये क्या है, यहाँ पे डबल सीरीज चल रही है अभी। 11 और 11 दुए 22, 2 से गुणा किया प्लस 1 कर दिया मैंने, 23 हो गया। और 23 दुए 46, 2 से गुणा किया और प्लस कर दिया 1, 23 दुए 46 प्लस 1 47। और 47 दुए 47 को 2 से गुणा करो, 47 दुए कितने होते हैं अभी और प्लस कर देना 1, 47 दुए होते हैं 94 और 94 और 1 95। इसी प्रकार से दूसरी सीरीज ये चलेगी 20 चौके 20 दुए 40 प्लस में 4 ऐड करो, आपकी बार 20 दुए 40 और 4 ऐड कर दिया। उसके बाद में फिर क्या करोगे 44 को 4, 44 दुए कितने होते हैं 88 और 88 प्लस में 4 92 हो गए और 92 को 2 से गुणा करो और 4 ऐड कर दो। तो 92 चौके 92 दुए कितने होते हैं 92 × 2, तो 2 दुए 4 और 2 ने 18, 184 और 184 में 4 ऐड करोगे तो 188 आ जाएगा, यानी 188 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें देखो भी पहले वाले में क्या कर रहा है, ये पहले वाले में 2 से गुणा किया 1 जोड़ दिया, 2 से गुणा किया 1 जोड़ दिया, इसी प्रकार से अब दूसरी वाली जो सीरीज है इसमें 2 से गुणा कर रहा है 4 जोड़ रहा है, 2 से गुणा कर रहा है और 4 जोड़ रहा है। तो यहाँ पे 92 को 2 से गुणा करेगा और फिर 4 ऐड कर देगा तो ये 188 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा। इसका सबसे पहले लेंगे एलसीएम, तो ये बन जाएगा tan थीटा, tan का गुणा tan के साथ में करेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा दूसरी सरस्मिका से अपॉन में tan थीटा। अब इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा और नीचे है tan थीटा, tan को लिखेंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होगा तो ये बनेगा 1/cos स्क्वायर थीटा गुणा में sin थीटा और ये cos ऊपर चला जाएगा cos थीटा, cos से एक cos कट गया, 1/cos sec थीटा 1/sin cosec थीटा, तो 1/cos तो होता है sec थीटा, 1/sin होता है cosec थीटा, तो sec थीटा डॉट cosec थीटा या cosec थीटा डॉट sec थीटा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 31 नंबर क्वेश्चन है पंचायत भारतीय संविधान में संवैधानिक संस्थानों के माध्यम से कितने विकास और कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किए गए हैं, तो वो 29 विषय हो जाएंगे, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और कौन सी अनुसूची में है पंचायती राज, तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा है वो इसको जोड़ा गया था और ये 11वीं अनुसूची में है और 12वीं अनुसूची में है वो नगर परिषद आ जाता है और जिसमें कितने विषय हैं वो 18 विषय हैं और इसको 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु में एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखो भी कोष कितने होते हैं, के, एल, एम और एन, ये कोष होता है भी, ठीक है। अब पहला कोष क्या है, के है। अब के कोष में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s2 हो गया। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन अब बचे कितने हैं, 2 यहाँ पे हो गए, टोटल 6 आने थे तो 4 बच गए। तो यहाँ पे यही इसने पूछा भी, पहला कोष के ये हो गया, दूसरा कोष है वो एल ये हो गया, तो एल कोष में कितने हैं, तो एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और इसको याद करने का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n², एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू है वो कोष की संख्या हो जाएगी, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद में एल के अंदर है वो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1, 8, 18 और 32, ठीक है, ये होते हैं भी। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 33 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है, CJHQ और W ने एक चुनाव लड़ा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। H को J से तो अधिक लेकिन W से कम मत प्राप्त हुए हैं, तो W ऊपर आ जाएगा। W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं, W को केवल और केवल एक ही व्यक्ति है उससे कम मत प्राप्त हुए हैं, और सभी से क्या है, ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं। तो बाकी सारे के सारे कितने कहाँ पे आएंगे, W से नीचे आएंगे। C को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, तो C भाई साहब तो नीचे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे देखो भी बाकी और कौन बच गया, Q बच गया, तो यहाँ पे Q आ जाएगा। तो Q को क्या है, सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, टोटल है कितने, 5 है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन है, जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करता है। यानी कहने का मतलब, जब सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक में है, सीमांत कोई वस्तु है उसकी सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, तब तक क्या है, व्यक्ति है वो हमेशा उस वस्तु की जो मात्रा है वो अधिक लेना पसंद करेगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान की, तो ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी। तो यहाँ पे क्या है, 1200 है, ये 1200 है, उसके बाद में 10% की छूट दी तो 90/100 और इंटू 5% की छूट दी तो 95/100। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो और 1 से 1 कैंसिल कर दो, उसके बाद में 5 से काट दो, 5 2 10 और 19 5 95 होते हैं, 2 1 2 और 6 2 12 हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 6 की 54। अब 54 को क्या करोगे आप, 19 से डिवाइड करो, 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36, 3 और 9 5 45, 45 और 3 48, उसके बाद में 4 और 1, तो ये 6 8 4 12 और 4 5 और 1 6, 626 आ गया। अब 626 अपने पास में आया क्या है, 626 उसकी छूट आ गई, 626 की उसने छूट दे दी। अब यहाँ पे ये 5 आएगा, अभी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ये 5 आएगा, तो ये दोबारा से देखो 6 और 8 और 4 12 1 और उसके बाद में 4 5 4 और 5 9 9 और 1 10, तो 1026। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ग्राहक ने कितने में खरीदी है, 1026 में खरीदी है। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 10% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/10, 5% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5 से कम 5 और 5 100, तो यहाँ पे 1/20 हो गया। अब 10 रुपये और 1 की छूट दे दी तो 9 हो गया, 20 रुपये 1 की छूट दे दी तो 19 हो गया। अब ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा और ये छूट देने के बाद का मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य अपने पास में कितना है, अंकित मूल्य अपने पास में 200 है, और उसके बाद में क्वेश्चन में 1200 बता रखा है, तो 200 बराबर 1200, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ पे 1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। 1 का मान 6 आ गया, आपको ज्ञात किसका मान करना है, तो यहाँ पे 19 को 9 से गुणा करो, तो 9 में 81 8 और 9 1 9 और 8 कितना होते हैं 17, तो 171 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 171 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कम 6 6 7 42 4 और 6 कम 6 और 4 10, तो यहाँ पे 126,
इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप तरीका अपना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भी 36 नंबर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ है। एक बर्तन है वो पानी से 1/4 भरा हुआ है, यानी टोटल भाग कितने हैं, 4 है, उसमें से एक भाग भरा हुआ है। इसमें 10 कप पानी डालने पर, इसमें अपन क्या है 10 कप पानी डाल देते हैं तो बर्तन है वो 3/4 भर जाता है, यानी 3/4। 3/4 का मतलब क्या, टोटल भाग तो 4 है, उसमें से 3 भाग भर गया, यानी कितने कप पानी डाला था आपने, 10 कप पानी डाला था। 10 कप पानी डालने पे यानी 3 भाग में 10 कप पानी आते हैं, 3 भाग में 10 कप पानी आता है। तो इसने बोला क्या है, तो कप के पदों में बर्तन की धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो तीन यहाँ पे रुकिए 3 नहीं है अभी, 1 मिनट, दोबारा से देखो। पहले से 1 भरा हुआ है और अब 3 भर गया। पहले से 1 भरा हुआ था और उसमें क्या है 10 हमने डाल दिया, 1 भाग भरा हुआ था, यानी 4 टोटल भाग, उसमें 1 भाग भरा हुआ था और उसमें 10 कप पानी हमने डाल दिया, तो वो क्या हो गया 3/2, यानी 2 भाग और भर गया इसका। पहले 1 भाग भरा हुआ था, अब टोटल 3 हो गया। कहने का मतलब है 2 भाग भरा है, 2 भाग भरने में 10 कप पानी लग गया, तो 1 भाग भरने में इंटू 2, और टोटल भाग है कितने 4, तो अपॉन में गुणा कर दो 4 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 500 के 20, तो यहाँ पे 20 कप धारिता आ जाएगी उसकी। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 22 भाषाओं में बोलचाल वाले वाक्यों को सीखने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार कौन सी ऐप जारी की गई थी, तो ये भाषा संगम, कौन सी ऐप है, भाषा संगम ऐप है वो जारी की गई थी। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, उक्त संख्या श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले विषम है और ठीक बाद में सम है। तो यहाँ पे पहले विषम आएगी, फिर विषम आएगी और फिर सम आएगी, यानी पहले 2 विषम उसके बाद में सम आनी चाहिए। तो देख लो यहाँ पे कौन सी है, एक तो ये रहेगी 5 3 और 6, 5 3 6 विषम विषम और सम, और उसके बाद में देखो भी विषम और विषम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं है, उसके बाद में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ही है ऐसा जोड़ा जिसमें विषम, उसके बाद में विषम और उसके बाद में सम। आगे चलते हुए 40 नंबर क्वेश्चन देखो। 40 नंबर क्वेश्चन में इसने यहाँ पे क्या बोला है, इसने बोला है ऐसे सोफे कितने हैं जो या तो पलंग है या चटाई है, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए, या तो पलंग होने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे सोफे वाला ये है, ठीक है, और पलंग वाला बेड्स ये हो जाएगा पलंग, और बेड्स ये हो जाएगा, और उसके बाद में चटाई मैट वाला ये है। अब सोफे और बेड कितने हैं, 14 है, कितने हैं 14 है। उसके बाद में सोफे और बेड, सोफे और मैट कितने हैं, तो सोफे और मैट 3 है, तो यहाँ पे 3, दोनों को ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने 41 नंबर क्वेश्चन है करंट अफेयर का। 42 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन है अभी। अब इसने क्या बोला है, एक विज्ञान की पुस्तक में समान औसत त्रिज्या और समान लंबाई की 2 परिनालिकाएं हैं, P और Q को दर्शाया गया है। Q के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या P के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या की 2 गुनी है। यदि दोनों परिनालिकाओं में फेरों की संख्या समान हो, दोनों परिनालिकाएं हैं उसमें फेरों की संख्या तो समान है, लेकिन परिनालिका P में धारा और परिनालिका Q में धारा की कितनी गुनी है ये आपको बताना है। तो अब देखो, अब यहाँ पे इसने बोला है भी 2 परिनालिकाएं हैं, ये मैं परिनालिका बना लेता हूँ। पहली परिनालिका ये हो गई भी, उसमें ये जो धाराएं, ये जो फेरे हैं, कुंडली है, फेरों की संख्या है वो क्या है, समान है। ये परिनालिका P हो गई और ये एक दूसरी परिनालिका है ये, अब ये परिनालिका है वो Q हो गई आपकी, ठीक है। अब इसमें क्या है, फेरों की संख्या समान है, Q के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या, Q के अंदर है वो जो ये जो Q है इसके अंदर जो खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, क्षेत्र रेखाओं की संख्या P के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या की 2 गुनी है। तो P के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाएं हैं, कहने का मतलब यहाँ पे अगर एक क्षेत्र रेखा खींची गई है चुंबकीय रेखा, तो यहाँ पे कितनी है, 2 है, यानी
Q के अंदर दुगनी है उससे, ठीक है। अब देखो यदि दोनों परिनालिकाओं में फेरों की संख्या समान है, फेरों की संख्या क्या है, समान है, तो परिनालिका में धारा, परिनालिका P में धारा और परिनालिका Q में धारा की कितनी गुनी है। परिनालिका P में धारा है, वो परिनालिका Q में धारा की संख्या कितनी है। अब यहां पे देखना, अपने पास में फेरों की संख्या समान है और यहाँ पे उसके अंदर जो खींची गई रेखाएं हैं वो क्या है, दुगनी है। अब खींची गई रेखाएं दुगनी कब होगी, जब धारा दुगनी होगी, जब क्या है, धारा दुगनी होगी। यानी अगर फेरों की संख्या अलग अलग होती तो हम मान लेते हैं फेरों की संख्या जिसमें ज्यादा है, धारा जिसमें ज्यादा है, तो उसमें क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या है, ज्यादा होगी। लेकिन इसमें फेरों की संख्या समान है, फेरों की संख्या समान है और ये बोला गया है भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या भी दोगुनी है, दोगुनी है। तो इसका कहने का मतलब Q के अंदर है वो धारा ज्यादा होगी, Q के अंदर धारा ज्यादा है और P जो परिनालिका है उसके अंदर धारा कम है। अब इसने बोला परिनालिका P में धारा और परिनालिका Q में धारा की कितनी गुनी है। तो यहाँ पे देख लो भी, यहाँ पे क्या है, धारा 1 आ गई और यहाँ पे क्या है, धारा 2 आ गई। अब ये परिनालिका P है, इसमें Q की, परिनालिका P में धारा परिनालिका Q में धारा की कितनी गुनी है, कि कितनी गुनी है, तो आधी गुनी है भी, आधी गुनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आधी हो जाएगी। कहने का मतलब परिनालिका P में धारा कितनी है, 1 है, और वो परिनालिका Q में धारा की कितनी गुनी है, कितना गुना है वो हमेशा नीचे आता है, तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। यानी परिनालिका P में धारा है, परिनालिका P में आधी है Q से, और Q के अंदर धारा है वो दुगनी है P से दुगनी है Q के अंदर, और Q की अकॉर्डिंग है वो P में क्या है, आधी है। तो यहाँ पे यही पूछा है तो आधी हो जाएगी, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रसिद्ध क्षेत्रीय खाद्यान्न भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो राजस्थान में हो जाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, यदि x सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, और इस संख्या को, अभाज्य संख्या को 4 से गुणा कर दिया जाता है, तो इसको 4 से गुणा कर दो, और गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समावर्त एलसीएम, यानी 5 और 10 का एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 10 आता है। एलसीएम में जोड़ने पर तो इसका 8 और 8 को 10 में जोड़ दो तो ये कितना हो गया, 18 हो गया टोटल। जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है, और y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है भी। संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, विषम अभाज्य संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, तो इसको 5 से गुणा करो तो 15 हो जाएगा। 5 से गुणा करने और गुणनफल को दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या में जोड़ने पर, तो दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो भी विषम होनी चाहिए, तो वो 5 ही है भी, यानी अभाज्य संख्या 3, 2, 3, 5, 7, 11 ये होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम 3 है, और दूसरी विषम कौन सी है, 5 है। तो 5 जोड़ दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। तो निरूपित करता है, ठीक है। तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, तो ये तो है x और ये है y। अब देखो भी x है वो y से बड़ा है क्या, x है वो y से बड़ा है क्या, नहीं, 2 कम है। x और y दोनों को ऐड करें तो 10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे देखो भी x और y बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है, ये भी गलत है। y और x का अंतर 2 है क्या, y और x का अंतर 2 है क्या, हाँ जी 2 है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 45 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 13 और इसको 234 लिखा है, और उसके बाद में 9 है, इसको कितना लिखा है, 126 लिखा है, और आपको बताना है 7 को क्या लिखेगा ये बताना है। तो यहां पे देखिएगा, अब इसमें देखिएगा 234 को 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। 18 बार भाग चला जाएगा, 234 है वो डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 से 126 को डिवाइड करते हैं तो ये 14 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे 13 और 9 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है, और इधर इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो इसके बीच में भी अंतर कितने का आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पे अंतर देखो भी कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा है, तो इसके और इसके बीच में अंतर कितने का आएगा, तो 12 का अंतर आएगा।
सॉरी 2 का अंतर आएगा, ठीक है। तो 2 का अंतर आएगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 आएगा तो 12 और 7 को मल्टीप्लाई करवाओ तो 84। तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी, वो 84 संख्या आ जाएगी। यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 84। तब अपन क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका 12 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 84, ठीक है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 46 नंबर क्वेश्चन में चूना पत्थर है। चूना पत्थर क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 जो कि गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। और ये एक होता है CaOH की ट्वाइस, CaOH की ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और एक बन जाता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे P की जगह पूछा है क्या आएगा, तो P की जगह CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो वो आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और आयोडीन की कमी से गलगंड या फिर घेंघा रोग हो जाता है भी, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि है वो हमारे गले के अंदर पाई जाती है भी, इट्स ओके। और थायराइड ग्रंथि के अंदर है वो पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। आगे चलते हैं, ये ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है, जो कि 25 ग्राम से 30 ग्राम इसका भार होता है भी। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी वस्तु को -10 डायफ्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य एक्स पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे देखो भी, अब -10 डायफ्टर है, शक्ति कितनी है, -10 डायफ्टर है। -10 डायफ्टर है तो इसका मतलब ये लेंस कौन सा है, माइनस के अंदर है, तो ये लेंस अवतल लेंस है। अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की जो शक्ति आती है, क्षमता आती है, वो माइनस के अंदर आती है। और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की दोनों की शक्ति है वो प्लस के अंदर आती है, तो ये अवतल हो जाएगा। अवतल दर्पण के अंदर अवतल लेंस के अंदर है वो 2 ही कंडीशन होती है। अवतल लेंस है इसके अंदर 2 ही कंडीशन होती है, और दोनों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनेगा। तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनता है। तो आभासी सीधा और छोटा बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। आभासी और उल्टा, तो उल्टा तो होता ही नहीं है। आभासी हमेशा और हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और वास्तविक और सीधा, तो वास्तविक कभी भी क्या है, सीधा नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये गलत हो गया। ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा है, 4 नंबर। ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वर्तखंड का केंद्र कोण कितना है, ये आपको बताना है। तो दिल्ली में 30%, तो ये टोटल सर्कल कितना है, 100% का है। 100% बराबर कितना है, 360 डिग्री। 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर अपॉन में 100 आ गया। और आपको ज्ञात क्या करना है, 30% का, तो इंटू कर दो 30% से। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 36 दिए कितने होते हैं, 108। तो यहाँ पे 108 डिग्री आ जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है। 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 4:15 होता है 4:15। क्या होता है, 4:15 होता है। अब इसको क्या है, 24 घंटे है। 24 घंटे घड़ी के अंदर दे रखे हैं, तो 12 के बाद में क्या है, 1 नहीं बजेगा। 12 के बाद में 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, तो ये हो जाएगा 16:15। क्या हो जाएगा भाई, 16:15। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 51 नंबर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है वो आपको बताना है। तो खिलौने बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए भी किया जाता है, और भवन निर्माण सामग्री बनाने के रूप में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। लेकिन खाना पकाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज नहीं किया जाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिप्सम का होता है वो होता है CaSO4 2H2O होता है, डॉट 2H2O होता है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पे समानुपात के रूप में है 7 समानुपात अनुपात 12 समानुपात 21 अनुपात x है। तो बाहर बाहर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा करवा दो, तो 7x बराबर में 12 इंटू 21 हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे ये 7 भाग में है और दूसरी साइड में जाएगा। अब देखो ये 7 यहाँ पे था गुणा में, दूसरी साइड में भाग में आ गया, 7 एकम 7 7 21 और 12 3 36, तो x का मान कितना आ गया, 36 आ जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 54 नंबर क्वेश्चन है। इसने बोला है यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताहांत होने वाले अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। शहर डी में एक नाटक निर्देशक। यानी यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताह के अंत में होने वाले नाटक के लिए अपन क्या है, अधिक टिकट बेचेंगे। और शहर डी में एक नाटक निर्देशक। अब धारणाएं क्या क्या दे रखी है, धारणाएं दे रखी है भी शहर डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापनों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में 1 सप्ताह से कम समय लेती है। एकदम सही बात है भी, ये अपन अनुमान लगा सकते हैं भी। इसने क्या बोला है भी इस सप्ताह के अंत से पहले यानी सप्ताह के अंत में जाकर के तो वो प्रकाशित हो ही जाएगा। सप्ताह के अंत से पहले अगर अपन प्रचार करेंगे तो क्या है, इस नाटक के लिए हम क्या है, अधिक टिकट बेच पाएंगे। तो ये यहाँ से जाहिर हो रहा है, अपन अनुमान लगा सकते हैं भी जो विज्ञापन कंपनियां हैं वो अंतिम रूप से प्रकाशित करने के लिए 1 सप्ताह से कम समय लेती है। शहर डी में ज़्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते, ये कहीं पे भी नहीं कहा गया, तो दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 55 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला गया है भी समान मोटाई वाले क्रमशः L और 4L लंबाई वाले 2 तार A और B पर विचार कीजिए। यदि A और B के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम और 2.0 ओम है तो A की प्रतिरोधकता और B की प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लंबाई इसकी क्या है, समान मोटाई है, तो यहाँ पे प्रतिरोध बराबर क्या होता है भी, प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता यानी रो अपॉन L इंटू अपॉन में A, ये होता है भी। अब प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकालेंगे अपन यहाँ से रो से, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, RA अपॉन में L, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या है, समान मोटाई समान है, तो यहाँ पे क्या है, जो आपका A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपके पास में प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन में L बन जाएगा, R अपॉन में L बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी, यदि A और B के प्रतिरोध क्रम से कितने हैं, इनका प्रतिरोध आपको दे रखा है 0.5 है और एक का क्या है 2.0 ओम है। तो A की प्रतिरोधकता और B की प्रतिरोधकता का अनुपात निकालना है। अब पहले वाले के लिए एक L, पहले वाले के लिए लंबाई कितनी है, L है। पहले वाले के लिए प्रतिरोध कितना है, 0.5 है।
और उसके लिए लंबाई l है। अनुपात दूसरे के लिए कितनी है लंबाई 4l है, दूसरे के लिए 4l है, तो इसका जो आपका प्रतिरोध है वो 2 है और l इसकी क्या है 4l है, 4l है। l से l कैंसिल कर दो, l से l कैंसिल करोगे, अब ये 4 यहाँ पे भाग में है तो ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, 4 5 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2:2, क्या आ जाएगा भाई 2:2। तो यहाँ पे इसका जो रेशियो बनेगा वो 1:1 बन जाएगा, 1:1, यानी कहने का मतलब है भी तो ए की प्रतिरोधकता और बी की प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा, तो एक ही होगा, समान ही होगा भी, एक ही होगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें से कोई 2 निशान आपको चेंज करने हैं और समीकरण को संतुलित करना है। मैं यहाँ पे गुणा और माइनस का निशान है वो चेंज करता हूँ, तो 4 × 10 भाग में 8 प्लस में 3 और माइनस में 2 बराबर 6 आना चाहिए। ये 8 भाग में है तो इसको भाग में लेके आ जाते हैं, अभी भाग में लेके आ जाओ, भाग में लोगे तो 4 × 4 4 2 8 2 × 2 2 5 10 5 से 3 8 और 8 में से 2 जाएगा और बराबर 6 होना चाहिए, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 बराबर 6, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 1 बराबर 0 और 4x + ky + 2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो इसका ये होता है भी a1, फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, ये फॉर्मूला होता है। इसके में क्या है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो a1 का मान कितना है 2 है और a2 का मान क्या है यहाँ पे 4 है, बराबर है, और b1 का मान कितना है 3 है और b2 का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है और बराबर है c1 का मान क्या है -1 है और c2 का मान यहाँ पे कितना है, c2 का मान 2 है। अब देखो भी, अब इस कंडीशन को तो बराबर करना पड़ेगा आपको, इस कंडीशन को बराबर करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को बराबर करने के लिए यहाँ पे x की जगह क्या रखूँ मैं कि बराबर हो जाए, यानी ये हो जाएगा 2 × 2 2 2 4, यानी ये 1/2 आ गया। अब 1/2 लाने के लिए आपको यहाँ पे x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, तभी ये क्या हो जाएगा 3 × 3 और 3 2 6, तो 1/2 हो गया। ये कितना हो गया 1/2 बराबर है 1/2 के और बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है माइनस का 1/2 है, ये क्या है माइनस का 1/2 है, तो इसका इस टाइप से कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने पूछा है भी k के किस मान के लिए, तो k का 6 मान रखना पड़ेगा आपको, k का 6 मान रखना पड़ेगा। आगे चलते हुए 58 नंबर क्वेश्चन देखो, 58 नंबर क्वेश्चन में 8 सिपाही है जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक वर्ताकार मेज के प्रेत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और एक समान दूरी पे बैठे हैं। तो ये लीजिएगा 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, n है वो l के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, n l के बाईं और l 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब उसके बाद में p है वो j के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, एक बार इसको होल्ड पर रखो। o है वो n के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, o है ना वो n के दाएं और, तो n का दायां इस साइड में होगा, तो यहाँ पे o आ गया। k p के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एक बार इसको होल्ड पर रखो। L और M के बीच में, L और M के बीच में केवल J बैठा है, तो L और M के बीच में केवल J बैठा है, तो मैं M को यहाँ पे भी बिठा सकता हूँ, तो J यहाँ पे आ जाएगा भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो भी, आगे इसने क्या बोला है, आगे यहाँ पे पीछे वाला जो कि अपन ने होल्ड पे रखा था एक बार, उस पे चलते हैं। P है वो J के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो J यहाँ पे है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ पे क्या आ जाएगा P आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला है K है वो P के बाईं और दूसरे स्थान पर है, K है ना वो P के, P ये रहा, P का बायां ये होगा, पहला और दूसरा K यहाँ पे आ गया, एक बचा है और वो कौन सा आ जाएगा, Q आ जाएगा, Q नहीं आया। अब इसने बोला क्या है M के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है, तो M भाई साहब ये है, बायां इस साइड में होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल Q, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट
दो रेलगाड़ियां क्रमशः पी और क्यू से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटे और 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है, तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करो। मैंने माना भी वो क्या है, x घंटे के बाद में मिलती है। कितने घंटे के बाद में? x घंटे के बाद में वो मिलती है। तो 40 किलोमीटर वाली जो गाड़ी है वो कितनी दूरी तय करेगी? 40x किलोमीटर दूरी तय करेगी। और 30 किलोमीटर वाली गाड़ी है, ये कितनी दूरी तय करेगी x घंटे में? तो ये करेगी 30x किलोमीटर। अब इनके बीच का अंतर आपको कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। जब ये मिलती है तो ये ज़्यादा दूरी तय करने वाली जो गाड़ी है, वो ज़्यादा तेज़ चलने वाली गाड़ी है, वो 80 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी। तो यहाँ पे क्या है, 80 आ गया। अब अपने पास में 10x बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x का मान 8 आ गया, यानी अपने पास में समय है वो 8 आ गया। अब 40 को 8 से गुणा करोगे तो 4 8 32, यानी ये 320 किलोमीटर दूरी तय की है इसने। और 30 से गुणा करोगे तो 8 3 24, यानी 240, तो इसने 240 किलोमीटर दूरी तय की है 8 घंटे में। 8 घंटे में 40 किलोमीटर पर घंटे वाली चलने वाली जो गाड़ी है उसने 320 किलोमीटर दूरी तय की। और 30 किलोमीटर पर घंटे चलने वाली जो गाड़ी है वो 8 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय की है। तो टोटल दूरी कितनी है? 0 और 2 और 4 6 और 3 और 2 5, तो 560 किलोमीटर टोटल दूरी पूछी है इसने। तो 560 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है लेकिन गणित में नामांकित नहीं है। गणित वाले पोर्शन में नहीं आना चाहिए, भी गणित वाले में नहीं आना चाहिए। तो 45 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा? दोनों में कॉमन है, वाणिज्य और अर्थशास्त्र में 45। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, एक बेलन का आयतन आपको दे रखा है 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो बेलन का क्षेत्र आयतन कितना होता है? भी आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान आपको रखना नहीं है क्योंकि पाई के अंदर ही आपको आयतन दे रखा है। बराबर कितना है? 256 है। 256 है। आपको क्या करना है? एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू निकालनी है तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 256 पाई अपॉन में पाई इंटू आर का मान कितना है? 8 इंटू 8, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। और 8 को 8 3 24 और उसके बाद में 8 3 24 और 8 चौके 32 और उसके बाद में 8 कम 8 और 8 चौके 32। तो यहाँ पे एच का मान कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसने बोला है कुछ लिफाफे कागज है, कुछ लिफाफे हैं वो के से कागज है, तो के से कागज हो जाएगा। और सभी कागज है वो लुगदी है, सारे के सारे कागज है वो LU से लुगदी बना दिया हमने। और सभी लुगदी है वो पत्तियां हैं, तो सभी लुगदियां P से पत्ती बन जाएगा। उसके बाद में इसने बोला क्या है? कुछ पत्तियां कागज है, कुछ पत्ती है वो कागज है क्या? हाँ जी, एकदम सही है। और कुछ लुगदी कागज है क्या? लुगदी वाला ये रहा। और कुछ लुगदी कागज है क्या? हाँ जी, एकदम सही है। और सभी कागज पत्तियां क्या? सारे के सारे कागज पत्ती वाले सर्कल के अंदर आ रहे हैं, एकदम सही है। तो तीनों के तीनों निष्कर्ष है वो पालन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझना। SUPERIOR है और उसके लिखा है SNHSDQTT। अब देखो अभी यहाँ पे क्या है? स्वर और व्यंजन का खेल है। अभी यहाँ पे स्वर और व्यंजन का खेल है। अब ये क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है तो इसमें क्या है? 1 बढ़ा रहा है। व्यंजन में क्या करेगा? ये +1 करेगा और जहां पे भी स्वर आएगा वहां पे क्या करेगा? -1 करेगा। ओ क्या है? स्वर है। स्वर है तो -1 करेगा, यानी ये आता है O 15 पे आता है और N है वो 14 पे आता है, R 18 पे आता है, S 19 पे आता है। यानी व्यंजन की जगह +1 करेगा और स्वर की जगह -1 करेगा। इसी प्रकार से I क्या है? एक स्वर है। स्वर है तो -1 करेगा तो H आ गया। और R है वो एक व्यंजन है। व्यंजन है तो +1 करेगा तो S आ गया। इसी प्रकार से E एक स्वर है। स्वर है तो -1 करेगा तो D आ गया। P एक क्या है? व्यंजन है, +1 करेगा तो Q आ गया। U एक स्वर है। स्वर है तो यहाँ पे क्या करेगा? -1 करेगा तो T आ गया। S एक क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है तो +1 करेगा।
तो क्या करेगा, स्वर के अंदर -1 और व्यंजन के अंदर +1। तो इसी प्रकार से STRATEGY, वाई क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है तो +1 करो, +1 करोगे तो Z आ जाएगा। इसी प्रकार से G एक क्या है, व्यंजन है, +1 करोगे तो H आ जाएगा। E है वो एक स्वर है, -1 कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा D। उसके बाद में T एक क्या है, स्वर व्यंजन है तो ये U आ जाएगा, एक प्लस करना है। A है वो क्या है, स्वर है, -1 करो तो Z आ जाएगा। R क्या है, व्यंजन है, +1 करोगे तो S आ जाएगा। T एक क्या है, व्यंजन है, +1 करोगे तो U आ जाएगा। और S एक क्या है, व्यंजन है, +1 करोगे तो T आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले 7 पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी। तो ये आयात प्रतिस्थापन विधि अपनाई थी। भारत ने अपने पहले 7 पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी, तो वो आयात प्रतिस्थापन विधि अपनाई थी। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्र को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, 7 शिक्षक हैं, ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। G के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, G है इसके बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। C और F के बीच में केवल E बैठा है, C और F के बीच में केवल E बैठा है। A D के दाईं ओर ठीक बगल में है, A है ना वो D के दाईं ओर, तो D के दाईं ओर A बैठा है, यानी A D के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। F और D एक दूसरे के ठीक बगल में है, F और D है वो एक दूसरे के ठीक बगल में है, भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है भी यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति और बचा है, और वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे B बच गया ना, B आ जाएगा। तो B पूछा है भी पंक्ति के बाएं सिरे पे, तो पंक्ति के बाएं सिरे पे B आएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट इसने बोला है भी एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ उधार लिए, जिसके एवज में उसे क्या है 10,500 की राशि 1 वर्ष में देय करनी है, वापस करनी है। ट्रेडर 4 महीने के बाद खाते का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अब कितना भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करने के लिए जितना राशि उसने लिया है, जितना राशि उसको 1 साल में देय करना है, उसको लिखो ऊपर और गुणा कर दो 100 से। अपॉन में क्या करोगे आप 100 प्लस में यहाँ पे रेट है, यहाँ पे क्या आएगी, रेट आएगी, और इनटू आपको क्या करना है, समय कितना है, 4 महीना है। 4 महीने के बाद में आगे महीने कितने बच गए, 8 महीने बच गए, वो 8 महीने, और इसे वर्ष बनाने के लिए क्या कराएंगे, क्या करोगे आप 12 से गुणा करोगे, 12 से भाग दोगे, तो आप देखो 6 कम 6, 6 2 12, और 2 कम 2, 2 चौके 8, तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा 10,500 इंटू 100, और अपॉन में आपके पास में आ जाएगा 104, यानी 100 ये है और 4 यहाँ पे बचा है, तो 100 प्लस 4 तो 104 आ जाएगा। अब इसका आप क्या करोगे, यानी इसमें भाग दोगे तो आपका राइट आंसर होगा 10,096। क्या आ जाएगा 10,096, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। दोबारा से सुनना, क्या करोगे आप, जो 1 वर्ष के अंदर है वो आपको राशि देय करनी है, वो तो लिखोगे आप ऊपर, गुणा में लगाओगे 100, अपॉन में क्या करोगे 100 प्लस में यहाँ पे आएगा रेट इनटू जो समय कितने महीने के बाद में वो खाता अपना निपटाना चाहता है, 4 महीने के बाद में, तो महीने बाकी बच कितने गए, 8 महीने बच गए, तो 8 महीने, और इसको वर्ष बनाने के लिए 12 से गुणा कर दिया, 12 से भाग दे दिया, तो ये वर्ष बन गया। अब आप काटापीटी करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब 10,500 इंटू 100, इसमें 104 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 10,096 आ जाएगा।
आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 है। जिसका व्यास कितना है? 42 है। 42 व्यास 42 है, तो यहाँ पे इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। 21 त्रिज्या हो जाएगी। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। 4/3 पाई आर की क्यूब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब 3 और 7 21, 3 से 3 कैंसल, और 21 21 या 441, और 22 चौके 88, 88 से गुना करो। 8 8 चौके 32, 3 8 चौके 32, और 32 और 3 35। उसके बाद में 8 2 5 और 3, और इसको ऐड करोगे तो 8 8 2 10, 1 5 2 7 और 1 8, और उसके बाद में 5 और 3 8 और 3 का 3, तो 38 80 8, 38 80 8 यानी मीटर की क्यूब। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यदि दो संख्याओं का महत्व समावर्त्य, आपको महत्व समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य आपको दे रखा है 7 और 245 है, तो उस संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। अब ये फॉर्मूले से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भी फॉर्मूला ये होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यही करते हैं भी। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या करते हैं? एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ करते हैं। आपको पूछा क्या है? पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल ही पूछा है। गुणनफल पूछा है तो इसका मान क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो 245 इंटू 7 कर दो, 7 5 35, 3 7 चौके 28, 28 और 3 31, 3 और 7 2 14, और 14 और 3 आपका हो जाएगा 14 और 3 17, तो 1715 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 70 नंबर क्वेश्चन में सरल करना है आपको, सरल करना, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे क्या है? माइनस का 3x² है, और यहाँ पे क्या है? माइनस का 7x² है। तो जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, और माइनस का 10x² हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का है और यहाँ पे ये क्या है? माइनस का है, तो कितना बचेगा? प्लस x बचेगा। यहाँ पे क्या है? माइनस का है, और यहाँ पे भी माइनस का है। माइनस का 12 और माइनस का 16, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 28 हो जाएगा। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अभी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। परमाणु क्रमांक 8 होता है, यानी इसमें आपको इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 8 भरने हैं। तो 8 भरोगे तो पहले कोश में, पहला कोश कौन सा होता है? के कोश होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरा कोश होता है एल, यानी ये होता है KLMN, अभी जस्ट ऊपर प्रश्नों में करके आए हैं अभी। तो पहले कोश में 2 आ गए, दूसरे कोश में, दूसरा कोश कौन सा है? एल कोश है। एल कोश में कितने आएंगे? टोटल 8 भरने हैं, 2 इसमें आगे, बाकी बचे 6। तो यहाँ पे एल कोश में बाह्यतम एल कोश होता है, और उस कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है करंट अफेयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलता हूँ। समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तार ABC के प्रतिरोध 1 ओम, 0.5 ओम और 0.25 ओम है, तो इसकी प्रतिरोधकताएं क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे समान लंबाई है और समान मोटाई है। मोटाई क्या है? समान है। समान मोटाई है तो हम कह सकते हैं लंबाई समान है। लंबाई समान है और मोटाई भी क्या हो जाएगी? इसकी समान है। तो ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला जस्ट अभी अपन करके आए हैं। प्रतिरोधकता बराबर क्या होती है? R अपॉन में क्या होता है? R A अपॉन में L होता है। भी अब देखो भी, समान लंबाई है, लंबाई समान है और मोटाई समान है, तो इसका मतलब क्या होगा? समान लंबाई में प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है वो समान होता है। भी लंबाई समान है तो यहाँ पे L है वो कांस्टेंट हो जाएगा, L कांस्टेंट हो जाएगा, और आपका जो मोटाई समान है तो A भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आ गया क्या? ये आ गया प्रतिरोधकता समानुपाती R, ये बोल सकते हैं अपन। अब क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोधकता है वो किसके समानुपाती है? तो R के समानुपाती है, या फिर अपन समानुपाती का निशान न लगाएं तो बराबर बोल सकते हैं। जितना प्रतिरोध होगा उतनी ही उसकी क्या होगी? प्रतिरोधकता होगी। तो यहाँ पे जो रेशियो, ये भी बोल सकते हैं, जो रेशियो प्रतिरोध का होगा वही रेशियो प्रतिरोधकता का होगा। तो यहाँ पे इसका रेशियो कितना है वो देख लो, 0.5 और रेशियो 0.25। अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लगा दो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10 लग जाएगा, और 5 से कम 5, 5 तो ये 10, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये 1, और ये आ गया 1/2,
और ये आ गया आपके पास में 1/4। तो यहाँ पे क्या करो, सभी को 4 से गुणा कर दो। इसको 4 से गुणा करोगे तो ये 4 आ गया, इसको 4 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 2 2 4, इसको 4 से गुणा करोगे 4 से 4 कट जाएगा, तो 4:2:1 आ जाएगा, 4:2:1। तो ये आपका यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समान लंबाई है, लंबाई समान है तो सभी में लंबाई कट जानी है। क्यों? क्योंकि लंबाई समान है तो लंबाई एक बार अपन कांस्टेंट ही मान लेते हैं, भी समान है सभी में, और मोटाई भी समान है तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी समान होगा, तो ए भी कट जाना है सभी में। अब बच गया क्या? प्रतिरोध बच गया, क्योंकि प्रतिरोध सभी का अलग अलग है, प्रतिरोध सभी का अलग अलग है तो रो यानी प्रतिरोधकता बराबर क्या हो गया? फिर आर हो गया। जितना प्रतिरोध होगा उतनी ही उसकी प्रतिरोधकता होगी। तो कहने का मतलब जो प्रतिरोध का अनुपात होगा वही प्रतिरोधकता का हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। वक्रता केंद्र पूछा है, एफ का मान आपको कितना दे रखा है? 15। नेगेटिव में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो ये 15 हो गया, इसका 15 हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है जो वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। 15 है तो 15 का दुगना 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आगे चलते हुए 75 नंबर क्वेश्चन देखो। 75 नंबर क्वेश्चन में LUN को PXP लिख रहा है, PXP लिख रहा है, और दूसरा है WXP को AAR लिख रहा है। अब देखो यहाँ पे इसने कितना माइनस किया है? यहाँ पे माइनस नहीं किया, +4 किया है। 12 और 4 16 होते हैं। अब यहाँ पे देखो भी कितना प्लस किया है, और ये आता है 21 पे, और ये भाई साहब 24 पे आते हैं तो +3 किया, और उसके बाद में ये भाई साहब 14 पे आते हैं और ये 16 पे आते हैं। तो इसने कितना किया है? +2 किया है। पहले +4, फिर +3, फिर +2। इसी प्रकार से यहाँ पे लागू कर रहा है। ये +4 किया तो 1 पे आ गया, और ये +3 करेगा तो 1 पे आ गया, और फिर +2 करेगा तो ये R 18 पे आ गया। इसी प्रकार से NIB को देख लो। अब +4 करेगा, 14 और 4 18, R आ गया, और फिर +3 करेगा, 9 और 3 12, L आ गया, और फिर +2 करेगा तो 4 आ जाएगा, D, यानी RLD। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इसको आप क्या है? ऑप्शन के हिसाब से कर दो। ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो 3 के बाद में पॉइंट ये है और 2 के बाद में पॉइंट ये है, तो गुणा करोगे तो कितने के बाद में पॉइंट आएगा? तो 5 संख्या के बाद में पॉइंट आ जाएगा, यानी 3 संख्या के बाद में ये है और 2 संख्या के बाद में ये है। तो कहने का मतलब गुणा करोगे तो 5 संख्या के बाद में पॉइंट आना चाहिए। तो देखो ये 4 संख्या के बाद में पॉइंट है तो कैंसल, ये देखो 3 संख्या के बाद में पॉइंट है, कैंसल, ये देखो 1 2 3 4 5 6, कैंसल। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो भी। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन। टाइम कम बचे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, टाइम कम बचेगा तो यहाँ पे देखो भी 2 और 2 4, 4 के बाद में पॉइंट है, क्या है? 4 के बाद में पॉइंट है। तो यहाँ पे एक बात देखना भी, मैं कोई संख्या लेता हूँ जैसे 2.1 और 2.1 लेता हूँ, यानी 21 का स्क्वायर करूंगा। अब मेरे पास में वो संख्या क्या आएगी भाई? 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 होता है, तो 1 के बाद में ये है और 1 के बाद में ये है। तो कहने का मतलब क्या है? कितने के बाद में पॉइंट आना चाहिए? 2 के बाद में पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 4 के बाद में पॉइंट है, 4 के बाद में पॉइंट है, तो वो संख्या क्या है? उस संख्या के अंदर है वो 2 के बाद में पॉइंट होना चाहिए, उस संख्या के बाद में 2 के बाद में पॉइंट होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसमें आप तुक्का मार सकते हैं, ठीक है, और तुक्का नहीं मारोगे तो देख लो फिर इस प्रकार से कर देना भैया। भाग विधि आपको आना चाहिए, भाग विधि आपको आएगा 0, ये 2 है, 0 2 0 1, ये है भाग विधि। समझ लो, भाग विधि समझोगे तो 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे, जो बच गया वो 1 इसको रख दो। अब 1 से भाग देंगे, जो यहाँ पे लगाया है वही ऊपर लगाना पड़ेगा और वही इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 आ गया। अब यहाँ पे 0 आ गया। अब ऊपर से संख्या उतारोगे तो वो जोड़े के रूप में ही उतरेगी। किसके रूप में? जोड़े के रूप में। अब इसको क्या करोगे? आप दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो भी, अब भाग करोगे,
अब भाग दोगे, अगर हम 1 से गुणा करेंगे इसको तो 21 से कम 21, 21 ही ऊपर चढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 है तो भाग जाएगा नहीं। भाग नहीं जाएगा तो टूटे भाग की सिपर लगाओ, यहाँ पे सिपर यहाँ पे लगेगी तो यहाँ पे भी लगेगी भाई, यहाँ पे लगेगी तो ऊपर से 2 संख्याएं और आ गई, ऊपर से 2 संख्याएं और आ गई तो यहाँ पे क्या करोगे, फिर 1 से गुणा करो तो 201 कम 201 ऊपर लगा दो, 1 ऊपर लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा 201, तो यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला गया। अब इसमें था क्या, 4 के बाद में पॉइंट था तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 के बाद में पॉइंट लग गया, ये हो जाएगा 1.01 और 1.01। अब देख लो भाई, 2 के बाद में पॉइंट यहाँ पे, 2 के बाद में पॉइंट यहाँ पे, तो 4 के बाद में आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आदित्य और भास्कर 15,000 रुपये में कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं भी। आदित्य अकेले 15 दिन में कार्य कर सकता है और भास्कर है वह अकेले उसे 18 दिन में कार्य कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वे क्या है, तीनों मिलकर के 6 दिन में पूरा कार्य करेंगे। तो एक तो आदित्य है, एक भास्कर साहब है और एक चंद्रा, और ये आदित्य प्लस में भास्कर प्लस में चंद्रा मिलकर के ये 6 दिन में पूरा करते हैं, ये अकेला 18 दिन में और ये 15 दिन में। अब तीनों का एलसीएम निकाल लो, तीनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई, देखो एलसीएम इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम है वो 180 निकाल लो भाई, 180 निकालोगे तो ये 15 एकम 15 3 15 दुए 30 और 18 का जार है क्या, 10 बार 6 3 18 30 बार। अब देखो, अब इसमें आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर रही हैं, 22 कार्य कर रहे हैं। तो चंद्रा भाई साहब है वो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, चंद्रा भाई साहब है वो तीनों मिलकर के 30 कार्य कर रहे हैं, इसमें से दोनों मिलकर के ये 22 कार्य कर रहे हैं, तो चंद्रा भाई साहब है वो एक दिन में 8 कार्य कर रहे हैं, 8 कार्य कर रहे हैं। अब ये आपका ये आ जाएगा 12 10 और 8, 12 10 और 8 आ गया। अब इसको भी और छोटा कर सकते हैं, छोटा करोगे तो ये 2 बार चला जाएगा, 6 5 और 4, तो ये कितना आ गया, 6 और 5 11 और 4 15, 15 बराबर 15,000, 15 बराबर कितना आ जाएगा 15,000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1000। आपको ज्ञात क्या करना है, चंद्रा भाई साहब का हिस्सा ज्ञात करना है। चंद्रा का वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 को 1000 से गुणा करोगे 4000 इसका रुपये आ जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये लीजिएगा एक समांतर चतुर्भुज है। अपन समांतर चतुर्भुज इसका बना देते हैं भी इस प्रकार से, एक समांतर चतुर्भुज है और ये है P Q R और S है। अब इसने बोला क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें P और Q के क्रमागत कोणों, P और Q के क्रमागत कोणों के समद्विभाजक T पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसको क्या है, समद्विभाजित कर देते हैं, P और Q कोणों को, P और Q कोणों को समद्विभाजित कर देते हैं और ये एक T पॉइंट है, इस पे क्या है प्रतिच्छेदित करते हैं, समद्विभाजित कर दिया, समान 2 भागों में विभाजित कर दिया P को और Q को। अब इसने बोला है कौन कौन सा पूछा है, कौन PTQ पूछा है, कौन क्या पूछा है PTQ, यानी ये वाला कौन पूछा है आपको, ये वाला कौन पूछा है। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उन 2 समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा भी, इन 2 समांतर रेखाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा भी, 180 डिग्री का कोण बनेगा। यही सिस्टम यहाँ पे है भी, ये कोण यानी इस कोण का मान और इस पूरे कोण का मान कितना है, 180 डिग्री है। ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये 2 समांतर रेखाएं हैं और इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये पूरा P पूरा कोण और Q पूरा कोण कितने डिग्री का है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मान आएगा इसका। अब हमने क्या किया, समद्विभाजित कर दिया, समान 2 भागों में P को विभाजित कर दिया और समान ही 2 भागों में Q को विभाजित कर दिया। तो अपने पास में ये जो अंदर वाला जो कोण है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना बचा है, दोनों का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। टोटल का 180 था, P कंप्लीट का 180 था, Q कंप्लीट का, P कंप्लीट और Q कंप्लीट कितना था मान, 180 था। यानी 2 समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है
तो उसके बीच में समांतर रेखाओं के बीच में बने कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इनको P को 2 समान भागों में विभाजित कर दिया और Q को 2 समान भागों में विभाजित कर दिया, तो ये अपने पास में कोण है। इन दोनों कोणों का मान योग कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री आ जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये वाला कितना बचेगा, फिर इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है, तो ये वाला फिर कितना बचेगा, 90 डिग्री ही बचेगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको समीकरण के किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ पे इन संख्याओं को चेंज करते हैं, 3 की जगह 7, 7 की जगह 3 कर देते हैं। 3 × 10 भाग 6 और प्लस में 7 - 2 = 0 होना चाहिए। तो ये भाग में है, तो इसको भाग में लगा दो भी। 3 × 3 3 2 6, 2 × 2 2 5 10, 5 और 7 12, 12 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे 10 अभी 12 में से 2 जाएगा 10, 10 = 10। तो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूँ, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। क्लास आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को पता लगे रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है भी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखो अभी अपने पास में ये क्वेश्चन है 21, 225 और 9, उसके बाद में है 4, 25 और 6 है। अब इसके बीच में देखो भी कौन सा लॉजिक लग रहा है, 21, 225, 9 और 4, 25 और 6। अब इसमें देखो भी 21 और 9 को यानी बाहर वाली संख्या को जोड़ो, बाहर वाली संख्या को जोड़ोगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 का आधा कर दो 15 आ जाएगा, 15 के स्क्वायर कर दो 225 बीच वाला संख्या आ रहा है। इसी प्रकार से 4 और 6 को ऐड करो 10 आ गया, 10 का आधा करो 10 का आधा करो 5 आ गया, 5 के स्क्वायर करो बीच वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार से 14, 64 और 2, अब 14 और 2 को ऐड करो 16 आ गया, 16 का आधा करो 8 आ गया, 8 की स्क्वायर बीच में आ गई। आगे चलते भी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी है वो विस्थापन अभिक्रिया, ये आपको बताना है। अब देखो भी यहाँ पे ZnCO3 है, ये क्या विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है। अब जिंक कार्बोनेट है वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया है। अगली कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। अब लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ये क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा और आप बना लेगा FeSO4 यानी फेरिक सल्फेट बना लेगा और कॉपर बन जाएगा। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे ये क्या है 2H2 प्लस में O2, तो यहाँ पे जल बन गया। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। अब यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और ये CO2 यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया बोल दो या फिर अपघटन अभिक्रिया बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा। अभी 3 नंबर में 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 83 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, उनकी औसत आयु 42 वर्ष है। तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो भी मैंने उनकी आयु मान ली 5 है, एक की आयु है वो 6 है और एक की आयु 3 है। ठीक है, और इनकी आयु का औसत मैंने ये कर दिया और औसत आपको 42 दे रखा है। ठीक है,
औसत बराबर औसत रख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये 3 यहाँ पे गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा, सॉरी भाग में है, दूसरी साइड में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 और 11 और 3 14, 14 बराबर क्या है 42 इंटू 3 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, भाग 14 से दे दो, 14 कम 14, 14 3 42, 1 का मान 9 आ गया, 1 का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब लता की आयु का अनुपात पूछा है, लता कौन सी बीच वाली, तो यहाँ पे 6 का मान पूछा है, तो 6 निम 54, तो यहाँ पे 54 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 84 नंबर क्वेश्चन में टी दे रखा है, टी आता है 20 पे, 20 में से 6 घटा दिया तो 14 आ गया, यानी ये है भी टी, उसके बाद में एन, फिर एच, फिर बी और फिर वी, ये है। अब यहाँ पे ये आता है 20 पे, ये आता है 14 पे, ये 8 पे आता है, ये 2 पे आता है और ये 22 पे आता है। अब कितना घटाया इसने, 6 घटा दिया। अब यहाँ पे 6 घटा दिया, 14 में से 6 जाएगा 8, 8 में 6 जाएगा 2 और 2 में 6 जाएगा तो आपका 22 बचेगा, 22 में 6 जाएगा तो 16 आ जाएगा और 16 पे आता है पी, 16 पे क्या आता है पी आता है। अब यहाँ पे क्या है, इसने 8 लिखा, फिर 16 लिखा, फिर 32 लिखा, फिर 64 लिखा, फिर 128 लिखा है। 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, 64 का दुगना 128 और 128 का दुगना 256 होता है। तो यहाँ पे P 256 आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 85 नंबर क्वेश्चन में आपको मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। और अगर आपसे गुणनफल पूछ ले अल्फा डॉट बीटा होता है, अल्फा डॉट बीटा तो सी बटा ए होता है। माइनस बी, बी का मान यहाँ पे कितना है भी, बी का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस पहले से फॉर्मूले में है और माइनस पहले यहाँ पे लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√5 आ गया। उसके बाद में अपने पास में ये ए का मान क्या है, √2 है। अब इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं ये लिख सकता हूँ, यानी इसकी जगह √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास में √2 इंटू √5 बचा है, तो 5 2 10, तो अपन लिख सकते हैं √10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 86 नंबर क्वेश्चन है। 6 मित्र हैं GHIJKL की शादी सालगिरह एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों जनवरी, मार्च, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में इस प्रकार इसी क्रम में नहीं है। एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है, के ठीक में बाद में एच की सालगिरह है। केवल आई की शादी की सालगिरह जे से पहले है, केवल और केवल आई की शादी की सालगिरह है वो जी से पहले है, बाकी सभी के बाद में है। यानी केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है और बाकी सभी की है वो जी के बाद में आएगी। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। जे की शादी की सालगिरह है वो सितंबर को है, जे भाई साहब की सितंबर को है, और यहाँ पे 1 दिसंबर और बच गया, लास्ट में दिसंबर आ गया। अब के और एच है वो जी से ऊपर तो आ नहीं सकते, के और एच है वो जी के ऊपर तो आ नहीं सकते, क्योंकि जी के ऊपर एक ही व्यक्ति आएगा, वो आई आया हुआ है। तो यहाँ पे एच की शादी है वो के, एच की शादी की सालगिरह के बाद में है, तो के बाद में, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये किस में आएगा, ये आएगा फरवरी में, जनवरी शुरू हो रहा है ना, ये जनवरी, ये मार्च को, ये मार्च के बाद में जुलाई, और ये अगस्त, ये कहाँ पे आएगा, ये अगस्त को। जे सितंबर में है, तो किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है, तो एक भाई साहब बच गया, कौन सा बचा है वो देख लो। इसमें कौन सा नहीं आया, एल नहीं आया, तो एल का दिसंबर में है, और दिसंबर की पूछी है तो एल यहाँ पे दिसंबर में आ जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 87 नंबर क्वेश्चन है। इसने बोला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19 लाख 50,000 में बेचने पर एक प्लॉट है, उसको 19 लाख 50,000 में बेचने पर एक मालिक को 20% की हानि होती है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, यानी 5 रुपये में बेचेगा, 5 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 1 रुपये की उसको हानि होगी, यानी ये हानि वाला है, तो हानि को दर्शाएगा ऊपर। अगर लाभ होता तो लाभ को दर्शाता,
तो अब ये क्या है, भी 5 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 1 रुपये की उसकी हानि हो गई, तो उसने बेचा कितने में, 4 रुपये में बेचा, लेकिन वो बोल रहा है अभी 19,50,000 में बेचा, तो 4 के बराबर कितना हो गया, 19,50,000। तो 1 का मान ज्ञात कर लो, 1 का मान ज्ञात कर लो। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब आपको ज्ञात करना है 20% लाभ पे। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी 5 उसका क्रय मूल्य है, 1 उसका लाभ हो गया, तो बेचेगा कितने में, 6 में, तो इंटू 6 से कर दो। तो यहाँ पे देखो भाई 4 से काटोगे, पहले से 2 3 6 और 2 2 4, अब 2 से काट दो, 2 निम 18 और 2 7 14, 2 5 10 और 0 0 0। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0, 3 5 15, 1 और 3 7 21 और 21 और 1 मिनट रुकना भी, इसका 2 से डिवाइड सही किया गया, 2 निम 18 बच गया 1 और 15, 2 7 14 बच गया 1, 10, 2 5 10 और उसके बाद में 3, ठीक है। अब 3 से गुणा करोगे, 3 5 15, 3 7 21 और 21 और 1 22, हैंसिल 2 और 3 निम 18 और 3 निम 27, 27 और 2 29, तो 29,25,000 आ जाएगा, 29,25,000, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट, मैंने ये फ्रैक्शन में किया है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, शॉर्टकट में फ्रैक्शन में किया है। 20% था पहले, ये हानि में है, तो 20% को b कम b 5 100, तो यहाँ पे ये 5 को दर्शाता है। नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होती है, ऊपर वाली जो संख्या है लाभ को आपने कन्वर्ट किया है, लाभ प्रतिशत को अगर आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ऊपर वाली है वो लाभ को दर्शाएगी और नीचे वाला वो हमेशा क्रय मूल्य को दर्शाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व किया है। आगे वाला देखो भी 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को कुल संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। इसे जोड़ा कब गया था, 42वां संविधान संशोधन, कब, 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था इसे, तो इसे सवर्ण सिंह समिति की, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और 4A है, 4A है, इसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो ये 51A के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने 89 नंबर क्वेश्चन है, उन वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है, तो वो गिफिन वस्तुएं होती है, यानी उन वस्तुओं की पहचान करना है जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में भी कमी आ जाती है। मूल्य में गिरावट आ जाए तो क्या होता है, मांग में भी कमी आती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हालांकि ऐसा होता है भी मूल्य में गिरावट आ जाती है तो क्या हो जाता है, मांग बढ़ जाती है उनकी। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन वस्तुओं को क्या कहेंगे, जब मूल्य में गिरावट आ जाए यानी मूल्य कम हो जाए तो उनकी मांग भी कम हो जाएगी, तो इसे गिफिन वस्तुएं बोलते हैं। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान में ये दे रखा है भी ऐसा डायग्राम, और इसमें बोला है भी जल संग्रहण, यानी जल संग्रहण संरचना की पहचान करना आपको, कौन सी संरचना है ये। तो यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, जब वर्षा होती है तो इन वर्षा को इस प्रकार से, इसका पानी इस प्रकार से एक दीवार बना करके उसको रोक लिया जाता है, और उसके बाद में ये वर्षा का पानी है वो धीरे धीरे कहाँ पे चला जाता है, इस मिट्टी के अंदर चला जाता है, और मिट्टी के अंदर जाने के बाद में ये क्या करता है, धीरे धीरे फिर यहाँ पे ये क्या है, एक कुआं खोदा गया है, भी यहाँ पे एक कुआं खोदा गया है, फिर ये धीरे धीरे और इस कुएं के अंदर आ जाता है, इससे रिस्क कर ये कुएं के अंदर आ जाता है और फिर इसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये कौन सी पद्धति है, तो ये खादीन पद्धति हो जाएगी भी, ये कौन सी पद्धति है, खादीन पद्धति, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने, कोई वस्तु है उसको अवतल दर्पण के सामने उसकी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब देखो, अब F दुगनी दूरी है, दुगनी दूरी पर रखा जाता है, यानी फोकस दूरी तो F होती है, इसकी दुगनी दूरी 2F होती है। 2F को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2F P बराबर, यानी R बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होती है, 2F होती है भी, तो इसको मैं वक्रता त्रिज्या बोल सकता हूँ 2F को वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु को रखा गया है। वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु को जब रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा,
अवतल दर्पण के अंदर है वो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा और वस्तु के बराबर साइज का बनेगा। अभी वस्तु का जितना साइज है उसके बराबर का साइज का प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु को ये मैंने कल वाले पेपर में भी मैंने आपको ये कंडीशन 6 की 6 कंडीशन बताई थी भी। जब वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा और वस्तु के समान बनेगा। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र को इसने क्या बोला, 2f बोल रखा है, तो यहाँ पे 2f के ऊपर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के समान बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ये क्वेश्चन है। इसमें पहली शर्त ये है भी यदि पहला घटक एक स्वर है, पहला घटक स्वर नहीं है, एक व्यंजन है। दूसरा देखो भी यदि पहला घटक एक व्यंजन है, जी हाँ पहला घटक एक व्यंजन है। अंतिम घटक एक स्वर है, जी हाँ अंतिम घटक एक स्वर है। तो पहले और अंतिम घटकों को 2 के रूप में निरूपित करना है, यानी पहला और अंतिम घटक है उसको क्या है 2 के रूप में कोड करना है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन देखो भी दूसरी फॉलो हो रही है। तीसरी है यदि मध्य अक्षर का एक स्वर है, यदि मध्य अक्षर एक स्वर है तो बीच का स्वर आई आ रहा है, भी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसे है वो 6 के रूप में कूटबंध करना है। तो बार वालों को तो 2 के रूप में और बीच वाले को 6 के रूप में करना है। तो यहाँ पे आर को क्या लिखेगा, ये आर को देख लो क्या लिख रहा है, एक, तो आर को 1 लिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे वी को क्या लिख रहा है, वी को 9 लिख रहा है, तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 21,692, तो 21,692 यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये शब्द दे रखा है, इसको वर्ण क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो कितने अक्षर की जो शीट है वो चेंज नहीं होगी ये आपको बताना है। तो CONFIRM ये है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो C आएगा, अल्फाबेट के रूप में इसको जचाना है। फिर आएगा F, उसके बाद में आएगा I, और फिर आएगा M, उसके बाद में आएगा N, फिर आएगा O और फिर आएगा R। तो यहाँ पे C का स्थान चेंज नहीं हो रहा, बाकी सभी का स्थान चेंज हो गया, यानी 1 नंबर ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भी। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये शब्द दे रखा है कंप्यूट, COMPUTE, ये शब्द दे रखा है। इसमें आपको बताना है अल्फाबेट के रूप में सेट करके कितनों का स्थान चेंज हुआ है और कितनों का नहीं हुआ। तो कितनों का नहीं हुआ ये बताना है C, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा E, और फिर क्या आएगा भी, फिर आएगा M, और फिर M के बाद में आ जाएगा O, फिर P, फिर आ जाएगा T, और फिर आ जाएगा U। तो एक तो T भाई साहब है, एक M भाई साहब है और एक C भाई साहब है। इनका स्थान है वो चेंज नहीं हुआ। 3 ऐसे कैंडिडेट है जो अपना स्थान चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो अभी 95 नंबर क्वेश्चन है। इसने बोला निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में स्रोदाता सभी को देने वाला स्रोदाता कौन सा होता है, आप डायरेक्ट करके आ जाते हो O। अगर अब यहाँ पे अगर ये दे रखा हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन में ना दे करके आपको ये ऑप्शन दे दे भी, O दे दे, एक तो ये पॉजिटिव दे दे, ये नेगेटिव दे दे, ये नेगेटिव दे दे और ये पॉजिटिव दे दे, जो भी है। अब बताओगे तो यहाँ पे क्या है, घमचक्र आ जाएगा अभी सामने। अब क्या करें, हमारा तो पड़ा हुआ O है, या तो O पॉजिटिव होगा या फिर O नेगेटिव होगा। स्रोदाता सभी को देने वाला तो O होता है। अब याद रखना O नेगेटिव होता है ना, वो सभी को देने वाला होता है, सभी को देने वाला होता है, और O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव से ही क्या करेगा, रक्त ग्रहण कर सकता है और किसी से ग्रहण नहीं करेगा। स्रोदाता यानी O नेगेटिव को जब जरूरत पड़ेगी तो वो O नेगेटिव से ही ले सकता है। अब अगर आपसे पूछ ले विस्रवग्राही कौन सा होता है, तो स्रवग्राही तो AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, बताओ अब इन दोनों में से कौन सा होगा। तो AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, वो क्या होता है, स्रवग्राही, सभी से ग्रहण करेगा, स्रवग्राही होता है। ठीक है, और O नेगेटिव होता है, वो क्या होता है, स्रवदाता होता है। इट्स ओके। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी भाषा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है, तो वो गुजराती बोली जाती है। भी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं चुटकियों में। अब ये देखो भी a की पावर -5 है, और जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो जो पावर माइनस में होती है वो तो प्लस में हो जाती है, कोई पावर नीचे है। जैसे यहाँ पे देखो अभी, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और अपॉन में 2 की पावर -5 है। अब इस
2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पावर है वो प्लस में हो जाएगी। अगर ये पावर प्लस में है नीचे भी और ये ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो भी ये a की पावर है वो -5 है और ऊपर लेके जाऊंगा तो ये a की पावर कितनी हो जाएगी, a की पावर 10 इंटू a की पावर आपके पास में 5 हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। अब ये b की पावर क्या है, b की पावर 2 है, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी आपकी b की पावर -7 है तो माइनस में हो जाएगी ये, यानी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो b की पावर -2। इसी प्रकार से ये c की पावर क्या है, 5 है और ऊपर लेके जाऊंगा तो c की पावर -4 ऊपर है और इंटू c की पावर -5 हो जाएगी। अब ये देखो कितना हो रहा है, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आधार समान है तो घाते जोड़ दो तो a की पावर 15 हो जाएगी, 10 और 5 15, और इंटू b की पावर क्या है, -7 और -9 है, -7 और -2 है तो ये -9 हो जाएगी, और इंटू c की पावर कितनी आ जाएगी, -4 और -5 तो -9 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर करते हुए 11,000 रुपये की राशि को 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना है। तो अपने पास में राशि कितनी है, 11,000 रुपये की, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, 4% है तो 4% का निशान लगाओ, हटाओ, नीचे 100 लगा दो। तो इसको एक बार इसी रूप में पढ़ा रहने दो, भी काटापाटी ना करो। ठीक है, तो काटापीटी यहाँ पे मत कीजिएगा, इसको 4/100 के रूप में ही पढ़ा रहने दो। अब 11,000 का 4/100 आपको ज्ञात करना है, तो इसको 11,000 इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 11 चौके 44 यानी 440, 440 तो दूसरे साल के लिए भी 440। लेकिन जब दूसरे साल के लिए चक्रवर्ती ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो 440 का आपको क्या करना है, 4/100 ज्ञात करना है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, तो एक के बाद में पॉइंट तो 17.6 आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, 440, 440 और 17.6 याद कर लो, तो जीरो का जीरो थोड़ी ना आएगा यार, ऐसे याद कर लो यार, और 17.6 तो 6.7 और 4 4 8 और 1 9, 4 4 8 तो 897, 897.6, 897.6 यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पूरा दिखा देता हूं मैं। इसमें बोला गया है भी वर्ष 2020 में विभिन्न राज्यों में चुने गए उम्मीदवारों की 2020 के अंदर है चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या और उसी वर्ष में विभिन्न राज्यों के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है, ये आपको बताना है। तो 2020 के लिए ये अभी 2020 ये है, ये 2020 अभी देख लो, ठीक है, और ये 2020 में है। इसमें ये क्या है, साक्षात्कार हेतु उपस्थित व्यक्ति है और ये चयनित व्यक्ति है। पहले तो आपको क्या करना है, चयनित व्यक्तियों को, उम्मीदवारों की कुल संख्या, चुने गए उम्मीदवार चयनित व्यक्ति ये है तो इनकी संख्या आपको ज्ञात करनी है, और उसके बाद में जो साक्षात्कार वाले व्यक्ति है उसकी संख्या आप ऐड करोगे। ये 800 है, 600 है, 680 है, 700 है और 490 है। तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद में 8 और 9, 8 और 9 17, हैंसिल 1, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 7 27, 27 और 4 27 और 4 31 और 1 32। तो आपके पास में टोटल कितना आ गया, 3217 आ गया। किसकी, चयनित विद्यार्थियों की संख्या आ गई, चयनित उम्मीदवारों की संख्या। अब साक्षात्कार उम्मीदवारों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो 2 0 आ जाएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद में 2 5 7, 7 और 6 13 और 13 और 5 18, हैंसिल 1। उसके बाद में 1 2 4 5 6 और 1 7, तो ये आ गया 7800। अब देखो, अब इसने पूछा क्या है, हमने टोटल जोड़ लिया। अब इसने पूछा क्या है वो देखो, पूछा ये है भी उसी वर्ष में
विभिन्न राज्यों के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। उम्मीदवारों की कुल संख्या है वो उम्मीदवारों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है, कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो भाग किसका दोगे भाई, ये टोटल कितने हैं, 7800 है। चुने गए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 3270 है। अब इसमें 3270 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, 7800 आ जाएगा। इनटू क्या करोगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब 3270 में 78 का भाग दोगे तो ये लगभग आपका आएगा 41.92 प्रतिशत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लो भी कौन से ऑप्शन में 41.92, तो ये 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते भी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने 100 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया है भी बी सी डी ई एफ और जी 6 सदस्य एक ही महीने जनवरी में अलग अलग दिन यानी दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें और 11वें दिन एक ही टीम में शामिल होते हैं। एफ है, एफ ई और जी से पहले किसी दिन सी शामिल होता है। ई एफ और जी से पहले किसी दिन, यानी ई एफ और जी, एफ ई और जी इनसे पहले है वो क्या है, सी शामिल हो जाता है, किसी दिन शामिल हो जाता है। बी है वो एफ से ठीक पहले वाले दिन है वो शामिल होता है। बी है वो एफ से ठीक पहले वाले दिन शामिल होता है, तो बी और यहाँ पे आ गया एफ। उसके बाद में डी है वो सी से ठीक पहले वाले दिन शामिल होता है। डी है वो सी के ठीक पहले वाले दिन, सी से ठीक पहले वाले दिन, तो यहाँ पे डी आ जाएगा अभी। उसके बाद में इसने क्या बोला है, ई है वो बी के बाद, ई है वो बी के बाद और जी से पहले, बी के बाद तो यानी एफ आया हुआ है लेकिन इसके नीचे आ जाएगा, और जी से पहले तो ये आ जाएगा। अब देखो भी, अब उसके बाद में ये जस्ट इसके यहाँ पे लेके आ जाओ इसको, बी एफ ई और जी। अब इसने बोला क्या है, जी से पहले किसी दिन शामिल होता है। इनमें से जनवरी के 10वें दिन कौन सा शामिल होता है, तो ये दूसरे को होगा, ये चौथे को होगा, ये 5वें को, ये 8वें को, और ये 10वें को, और ये 11वें को। 10वें को पूछा है तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज एक पेपर और कंप्लीट कर लिया है भी। ठीक है, आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा भी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो 1 सितंबर 2022 को, जो पहली पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर को नेक्स्ट क्लास में अपन सोल्व करने वाले हैं। तो आज वाली क्लास है वो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।